नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे मोदी जी की मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। अब मिसाल के तौर पर शरद पवार, जिन्हें बीजेपी कॉरपोरेट का आदमी कहती, कि ये साहब कॉरपोरेट के आदमी, आज शरद पवार ने ही मोदी जी की छीछा लेदर कर दी। आप कह सकते हैं इस मुल्क के बादशाह की पगड़ी उछाल दी आज पवार ने। दरअसल पवार साहब ने आज चंदे के सारे राज खोल दिए। जो लिस्ट बाहर आई है, जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने जो आज लिस्ट डाली है, उस लिस्ट में शरद पवार ने A to Z सब कुछ बता दिया है। अब शरद पवार ने खुलासा कर दिया, उनकी पार्टी ने खुलासा कर दिया कि वो एयरटेल के मालिक भारती मित्तल से उन्होंने चंदा लिया है। बता दिया कितना चंदा लिया, किस दिन लिया, किस तारीख को लिया। उनकी पार्टी ने, पवार साहब की तरफ से ये भी बताया गया कि जो बजाज ग्रुप है, जी हाँ, बजाज ग्रुप, इसकी जो कंपनी है बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके संजीव बजाज साहब ने, उन्होंने भी चंदा दिया है, ठीक ठाक चंदा दिया है, पूरे राज खोल दिए, सारे आंकड़े बता दिए। पवार साहब की पार्टी ने यह भी बता दिया कि ये जो वैक्सीन बनाने वाली देश की बड़ी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, जिसके मालिक साइरस पूनावाला हैं, जो मोदी जी के बड़े अच्छे दोस्त हैं, साइरस पूनावाला से भी उनको पैसा मिला है, चंदा मिला है, 2019 से मिल रहा था। और यही नहीं है, पवार ने जो बताया केजरीवाल, जी हाँ, केजरीवाल, जिनको मोदी जी सबसे भ्रष्ट नेता कहते हैं और जेल भेजना चाहते हैं, जिस पार्टी के कई नेताओं को मोदी जी ने जेल भेज दिया, केजरीवाल ने भी लिस्ट ओपन कर दी, बता दिया कि इसने चंदा दिया, उसने चंदा दिया, इतना चंदा दिया, इस तारीख को चंदा दिया, सारे नाम ओपन कर दिए। कई और नेताओं ने भी ओपन कर दिए, जिसमें डीएमके के स्टालिन भी हैं। सवाल इस बात का है कि इन नेताओं ने, खासकर जिसकी पहल शरद पवार ने की, ये एक ऐसा प्रेशर मोदी जी को है, जी हाँ, उस नेता को जिसने इस देश से वादा किया था कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देगा, भ्रष्टाचार की जड़ में मट्ठा डाल देंगे, ना इस देश में किसी को खाने देंगे, ना खुद खाएंगे। उस मोदी पर चुनाव की बीच मझधार में दोस्तों इतना प्रेशर डाल दिया है शरद पवार ने कि मोदी जी के पास अब कोई विकल्प नहीं है। अब दोस्तों, जिस तरह से कॉर्पोरेट लीडर शरद पवार ने लिस्ट ओपन कर दी, केजरीवाल ने सारे के सारे नाम खोल दिए, राज खोल दिए, डीएमके, जिनसे कभी भरोसा नहीं था, डीएमके के स्टालिन, जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, जिनसे उम्मीद नहीं थी मोदी जी को बिल्कुल नहीं होगी, उन्होंने भी सारे नाम उजागर कर दिए। सवाल यह है कि अब जो प्रेशर है मोदी जी का, ऐसा लोग कहते हैं, मोदी और शाह के जो करीबी लोग हैं, कि दिन भर आज कहीं ना कहीं फोन पर बातचीत चलती रही, नड्डा की, अमित शाह की, मोदी की, कि अब करें तो क्या करें। ये ऐसी, आप कह सकते हैं, एक हड्डी है जो ना उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है। करें तो क्या करें? क्या बीजेपी को लिस्ट ओपन करनी चाहिए? ये मैं नहीं कह रहा, ये सवाल बीजेपी के भीतर है। क्या बीजेपी को लिस्ट ओपन करनी चाहिए? क्या बीजेपी को सारे नाम कोर्ट को दे देने चाहिए और कोर्ट उसको इलेक्शन कमीशन को दे दे? क्या विकल्प है मोदी जी के पास? क्या वाकई शरद पवार के इस खेल से या केजरीवाल के इस खेल से, क्या मोदी प्रेशर में है, दबाव में है कि नाम उजागर करें, और अगर करेंगे तो फिर बदनामी कितनी होगी? अब दोस्तों, अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल देखें तो इसके पीछे जो वसूली का खेल है, हफ्ता वसूली का खेल है, या एक्सटॉर्शन का खेल है, या फिर दबाव डाल के ब्लैकमेल करके पैसा लेने का खेल है, जो चंदे को धंधा बनाया गया, ऐसा आरोप है विपक्ष का कि ये सारा कुछ ईडी के छापे, इनकम टैक्स की पेनल्टी, जीएसटी की चोरी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बदले में कमीशन लेना, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं खरबों रुपए के। तो कांग्रेस का कहना है कि साहब, हमारे पास तो ना ईडी है, ना इनकम टैक्स है, ना सीबीआई है, ना बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो हमको चंदा कौन देगा? हमें तो खुद इनकम टैक्स ने पेनल्टी लगा दी 100 करोड़ की। ईडी ने हमारे ही नेताओं को जेल में डाल रखा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से 10-10 घंटे पूछताछ ईडी ने करी, हमारे पे तो खुद ईडी के केस चल रहे हैं। तो हमें ईडी से राहत दिलाने के लिए कौन अप्रोच करेगा?
तो कांग्रेस का ये कहना है, विपक्ष का कहना है कि जिसकी ये सरकारी एजेंसियां हैं, खेल कहीं ना कहीं वही कर रहा है। ये कांग्रेस का कहना है, विपक्ष का कहना है। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी हो सकती है अगर जांच हो जाए। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की डेट वाइज कब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, किसने खरीदा, उसका जो यूनिक नंबर है, उस नंबर का बॉन्ड बीजेपी ने या किस पार्टी ने कैश कराया, तो सब कुछ क्लियर हो सकता है। और यही सबसे बड़ी दुखती रख है मोदी जी की कि कहीं ना कहीं राज ना खुल जाए। तो अब तक उन्होंने लिस्ट ओपन नहीं करी, और अगर लिस्ट ओपन होगी तो दोस्तों 3-4 चीज़ें हैं जो बीजेपी के लिए मुसीबत बन जाएगी, गले की हड्डी बन जाएगी। ये क्या 4 चीज़ें हैं जिससे बीजेपी डरी है? अमित शाह और मोदी थोड़ा घबराए हुए। चंद सेकंड में आपको बुलाता हूँ, फिर असली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अब दोस्तों जो सबसे पहला डर है वो ये है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, हाईवेज के प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट्स, टनल के प्रोजेक्ट्स, इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, क्या उन बड़े प्रोजेक्ट्स में जिन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के एवज में कमीशन के तौर पे इलेक्टोरल बॉन्ड का रास्ता अपनाया, रूट अपनाया, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसे दिए? ये राज खुल सकता है अगर सारी मैचिंग हो जाए तो। और बीजेपी से थोड़ा घबरा रही है कि कहीं ये राज ना खुल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने ऐसा किया होगा, लेकिन ये राज खुल सकता है, शक किया जा रहा है। पहला सवाल, ठेकों के बदले क्या कमीशन लिया गया है? बड़े ठेके। दूसरा जो दुखती रग है, आईटी के छापे, इनकम टैक्स के छापों के बदले क्या फिरौती दी गई, रंगदारी दी गई, घूस दी गई, रिश्वत दी गई? इन छापों को बंद कराने के लिए, पेनल्टी को कम कराने के लिए क्या इनकम टैक्स या फिर जीएसटी, क्या जीएसटी के कई ऐसे मामले थे कंपनियों पे जिन्होंने जाके चंदा दिया और वो बच गए? इस तरह की कुछ चीज़ें आ रही हैं, आगे मैं डिस्कस करूँगा। और चौथी बड़ी चीज़, ईडी के जो केसेस चल रहे थे, सीबीआई के जो केसेस चल रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस चल रहे थे अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों पे, क्या उन फाइलों को बंद कराना या उनको होल्ड पे डालना या छापों को रोकना, क्या उन कंपनियों ने भी कहीं ना कहीं सत्ता के हथेली पर पैसा रखा है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। और इसमें सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, अगर उसका यूनिक नंबर जिस दिन वो खुल जाएगा तो आप कह सकते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता लग जाएगा कि किसने कितना पैसा किस तारीख को दिया और किसके खिलाफ जांच कब शुरू हुई, कब बंद हुई, किसको कब ठेका मिला और कब उसने बॉन्ड दिया। बहुत कुछ पता लग जाएगा और यही सबसे बड़ी दुखती रग है। और ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। अब शरद पवार ने किस तरह ये खेल कर दिया, उनकी पार्टी ने सारे के सारे नाम जो है वो जाहिर कर दिए, केजरीवाल ने नाम जाहिर कर दिए। और इसका इम्पैक्ट अब बीजेपी पर क्या होगा? बीजेपी अब किस तरह से चुनाव को फेस करेगी शरद पवार के इस गेम के बाद या केजरीवाल के इस गेम के बाद? क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप अब बीजेपी पर हैं और लगाने वालों में केजरीवाल, शरद पवार, डीएमके, आने वाले दिनों में हो सकता है राहुल गांधी, वो भी इसको पूरी तरह प्रोजेक्ट करें। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी घिरते जा रही है? और चुनाव में अगर वो घिरती है, वोटिंग से पहले घिरती है, तो क्या इसका असर बीजेपी के चुनावी प्रोस्पेक्ट्स पर पड़ेगा, इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स पर पड़ेगा, सीटों पर पड़ेगा? एक बड़ा सवाल है। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड का कितना इम्पैक्ट होने वाला, और क्या बीजेपी यानी अमित शाह और मोदी कहीं ना कहीं इस लिस्ट को बचाने में, सीक्रेट रखने में कामयाब हो जाएंगे, या अंततः सुप्रीम कोर्ट वो यूनिक नंबर हासिल करके रहेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, वो यूनिक नंबर हासिल करके रहेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि एक्सपर्ट के जरिए कोशिश करते हैं कि चुनाव के समय जो सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है भ्रष्टाचार का, करप्शन का इसलिए क्योंकि मोदी जी ने ही वादा किया था देश से कि करप्शन की जड़ में मट्ठा डालूंगा मैं, चाहे कुछ हो जाए, झोला उठा के चल दूंगा अगर मैं करप्शन रोक नहीं पाया। तो ये मोदी की लड़ाई शुरू की हुई है करप्शन की, और उसी लड़ाई में वो फंस रहे हैं। इसलिए बड़ा मुद्दा हो सकता है, गेम चेंजर हो सकता है इस इलेक्शन में।
चलते हैं एक्सपर्ट के पास। संदीप मनुधने दिल्ली आईआईटी के आप कह सकते हैं बहुत मेधावी छात्र, स्कॉलर और डेटा को समझते हैं, पॉलिटिकल डेटा भी समझते हैं, फाइनेंशियल डेटा भी समझते हैं, उनसे समझेंगे। अभिषेक कुमार होंगे, डेटा के एक बहुत आप कह सकते हैं कामयाब पत्रकार हैं, वो हमारे साथ होंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, नीतीश कुमार पर एक ऐसी चौंकाने वाली मैं बात बताऊंगा कि वाकई आपको लगेगा कि क्या ऐसा भी सियासत में हो सकता है। चलते हैं सीधे संदीप जी के पास और अभिषेक के पास। पहला सवाल मेरा संदीप मनुधने से है, जो इंदौर से हमारे साथ सीधे जुड़े। संदीप जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि शरद पवार, जिनको कॉर्पोरेट का आदमी कहते हैं, ये सब कॉर्पोरेट के आदमी है, ये अडानी के आदमी है, अंबानी के आदमी है, ये बिजनेसमैन के आदमी है। उस शरद पवार की पार्टी ने सारे आंकड़े रखे कि भैया मैंने इससे चंदा लिया था, इससे चंदा लिया था, बजाज से चंदा लिया था, पूनावाला से चंदा लिया था, सब बता दिया। और केजरीवाल, जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में मोदी जी जेल भेज रहे हैं कि भ्रष्ट पार्टी है, केजरीवाल ने भी सब कुछ बता दिया, किससे चंदा लिया, कितना लिया, किस तारीख को लिया। लेकिन जो झोला लेके आए थे और जो आप कह सकते हैं कि ईमानदारी की 24 घंटे दुहाई देते हैं, सत्यवादी हरीशचंद्र, उन्होंने अभी तक, उनकी पार्टी ने अभी तक आंकड़े सामने नहीं रखे, मोदी जी ने सामने नहीं रखे। क्या लग रहा है आपको, इतना डर है बॉन्ड का? दीपक जी, ऐसा है कि ये बीजेपी के पास जो कलेक्शन आया आज के नए इलेक्शन कमीशन के 700 MB का डेटा डाउनलोड करके जो पता था, वो था 210 करोड़ 2017-18 में। उसके बाद 2018-19 जो ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर रहा बीजेपी का, उसमें आए उसके पास 1450 करोड़ रुपए। और इसके बाद लोकसभा का चुनाव था, और वो पूरा एक तरफ झुकना लाजमी था, क्योंकि इतना भयंकर पैसा एक तरफ जा रहा है, और अगले साल तो 2000 करोड़ से ज्यादा हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने काले पर्दे के पीछे जो सत्ता और कॉर्पोरेट का गठजोड़ और जो डरा धमका के पैसे निकालने की कहानियां जो अब सामने आ गई हैं, 50 कहानियां सामने हैं, उसकी वजह से हुआ यह है कि रूलिंग पार्टी को डिसप्रपोर्शनेट फायदा हो गया। फायदा सबको हुआ है, लेकिन अगर आप ओवरऑल आंकड़े देखेंगे दीपक जी, तो ओवरऑल आंकड़े बिल्कुल साफ हैं कि भाई कुल 16,518 करोड़ में 8,250 करोड़ अकेले मोदी जी की बीजेपी लेगी, 50% से ज्यादा। और बाकी सारी तमाम पार्टियां भारत की, नेशनल, रीजनल, अनरिकॉग्नाइज, सारी मिला के 50% के आसपास। होना यह चाहिए था कि मोदी जी को सबसे पहले आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट में अपने डोनर्स की सारी लिस्ट सबमिट कर देनी चाहिए थी कि मैं सारी लिस्ट दे रहा हूं, चलो सब लोग आओ अपनी अपनी लिस्टें लेके। हो इसका ठीक उल्टा रहा है। बाकी की पार्टियां जैसे कि डीएमके, एआईएडीएमके, एनसीपी जैसा आपने बताया, आम आदमी पार्टी जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप में कई लोग महीनों से जेलों में सड़ रहे हैं, जेडीएस, जेडीयू, इन्होंने अपना डेटा रिलीज कर दिया डोनर नेम्स का। बीजेपी ने नहीं दिया है, कांग्रेस ने भी नहीं दिया है। अब ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा क्या है इसमें जो ये देना नहीं चाहते हैं? कई बार ऐसा होता है कि भाई चलो बाकियों को आने दो, उसके बाद में करता हूं। लेकिन यहां पर मैं थोड़े बड़े मुद्दे की तरफ भी आपका ध्यान और आपके व्यूअर्स का ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं एसबीआई की हिम्मत देखकर अचंभित हूं। सुप्रीम कोर्ट से सीधे सीधे डांट खाने के बाद भी एसबीआई ने अभी तक यूनिक अल्फा न्यूमरिक इलेक्टोरल बॉन्ड कोड जारी नहीं किए हैं। ये जो डेटा आया है ये तो पार्टियों ने खुद दिया है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये जो क्योंकि आप डेटा को समझते हैं, बैंकिंग समझते हैं, ये मैं चाहूंगा अपने दोस्तों को समझाने के लिए, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो नंबर है जिसको आप यूनिक नंबर कह रहे हैं, इस यूनिक नंबर के पता लगने से क्या पता लग जाएगा अगर ये सामने आ गया? तो मैंने जाके आज एक बॉन्ड खरीदा 1 करोड़ रुपए का, उस पर एक नंबर छुपा हुआ है जो सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट में दिखता है जी। तो मेरे साथ वो नंबर टैग हो चुका है एसबीआई में। एसबीआई को पता है कि संदीप ने आज एक बॉन्ड खरीदा ये नंबर का और जाके दीपक को दिया। तो एसबीआई के रिकॉर्ड में सब कुछ है, वो फाइनल ट्रैकिंग है जो एसबीआई दे ही नहीं रहा है। इतनी डाटा अगर वो दे देगा तो क्या होगा ये पूछ रहा हूं। उससे जिसने एनकैश कराया है बॉन्ड, उसके पास इस नंबर का बॉन्ड आया तो एक इनडिस्प्यूटेबल ऑडिट ट्रेल क्रिएट होगा
कि संदीप ने दीपक को दिया, अब इस पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, नंबर टैली हो गए दोनों तरफ से, क्योंकि ये नंबर दोनों तरफ, इनकैश भी तो एसबीआई में ही हो रहा है ना, जी खरीद रहे हैं एसबीआई में, इनकैश भी हो रहा है एसबीआई में, नंबर दोनों तरफ हम कैप्चर देखते होगा। हैं देर सवेर ये होगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर बिहार से, और बिहार में तो जैसे नीतीश बाबू ने मतलब एकदम, मैं क्या बोलूं, ऐसा सरप्राइज दिया है। उन्होंने कहा है कि साहब जो बॉन्ड उनको मिले हैं वो कोई गुमनाम आदमी आया ऑफिस में और बॉन्ड देके चला गया। ये क्या माज रहा है भाई, पटना में क्या हो रहा है? क्या पटना में ऐसी पेमेंट होता है? लोग चेहरे पे जो है मुरेठा बांध के आते हैं पेमेंट देने। क्या दीपक जी, पटना कानपुर कहीं भी ऐसे पेमेंट नहीं होता है। आश्चर्य इस बात पर है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या ऐसे पेमेंट होता है क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो जेडीयू कह रही है वो ये कह रही है कि कोई आया, बॉन्ड खरीदा और उनके फेवर में डोनेट करके चला गया। यही जेडीयू कह रही है ना। इस तरह से इतने भोलेपन के साथ जनता दल यूनाइटेड ने जवाब दिया है। लगता नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड ने किसी ढंग के सीए को हायर किया होगा, या जनता दल यूनाइटेड का बॉन्ड, जनता दल यूनाइटेड का एफिडेविट कहीं कोई और तो फाइल नहीं कर रहा है। कई सारे सवाल इससे खड़े होते हैं। मेरे आपके बीच अगर कोई 10, 20, 50 हजार रुपए का ट्रांजैक्शन होता है, और वो भी जो फोन पे, पेटीएम वगैरह के माध्यम से आता है बैंक में, उसके भी रिकॉर्ड होते हैं। और ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, इसके रिकॉर्ड कैसे जनता दल यूनाइटेड ने नहीं दिए, और कैसे कोई आया और पैसा देकर चला गया? ये सवाल जनता दल यूनाइटेड पर तो है ही, ये सवाल उससे कहीं ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर है, उससे कहीं ज्यादा चुनाव आयोग, जिसने इस डेटा को लेकर के सीधे सीधे फोटो स्टेट की दुकान बन गया है चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग नहीं, जैसे फोटो स्टेट की दुकान है, कोई कहीं से कुछ लाया, और दिल्ली में जैसे कटवरिया सराय, बेर सराय में फोटो स्टेट की दुकान पर नोट्स मिलता है, उसी तरह से नोट्स की तरह उसको लेकर के अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। ये कौन सा सिस्टम है? कल सुप्रीम कोर्ट में सवाल तो निश्चित तौर पर उठना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि बहुत बेशर्मी के साथ ये बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को, और अब देश को बताया जा रहा है कि कोई लिफाफा लेके जेडीयू के ऑफिस आया था, नीतीश बाबू के पार्टी के दफ्तर गया और लिफाफा छोड़ के वहां से भाग गया। ये है मतलब, आप ये कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब मैं ये निकालूं, ये सही मैं कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा हो कैसे सकता है कि एक रुपया अब वो हुआ नहीं, मतलब ये उनका जवाब है। चलिए, इस पर तो अब जांच आगे होगी। संदीप जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि अब चंद्रचूड़, ये जो आपने नंबर बताया कि भाई ये बॉन्ड का नंबर सामने करो, क्योंकि बीजेपी अभी भी, डीएमके की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की पार्टी, सारी पार्टियां अपने आंकड़े दे रही है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी को डर क्या है? मोदी जी डर कहां रहे हैं? कौन सा ऐसा राज खुल जाएगा अगर वो सारी चीजें बता दे, अगर वो बॉन्ड का नंबर दे दे? देखिए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस नारे से करोड़ों लोगों का दिल जीत कर आदरणीय प्रधानमंत्री, जो आज तो केयर टेकर प्रधानमंत्री हैं, 2014 और 2019 में भारी बहुमत से जीतकर आए। अब हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जो बोलता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो पहले ही दिन पूरी लिस्ट देगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इस पार्टी ने ऐसा नहीं किया। इन्हें शायद इस बात का डर है कि जिस प्रकार ये डेटा अभी टुकड़ों टुकड़ों में बाहर आया है, और ईडी, आईटी, सीबीआई के जरिए रेड होने के बाद पैसा निकालने का जो पूरा प्रपंच खुल खुल कर बाहर आ रहा है, यही डर इनको रहा होगा कि ये लिंक्स बहुत आसानी से एस्टेब्लिश होंगी कि आज ईडी की रेड हुई, 30 दिन के अंदर इन्होंने इतने बॉन्ड खरीद लिए। इससे भी भयानक बात बताता हूं दीपक जी, अलग अलग अखबारों में, द हिंदू ने और दूसरों ने ये ढूंढ के निकाला कि भारत की जो दवाई बनाने वाली, औषधि वाली कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनियां, उन्होंने बल्क में बहुत सारी कंपनियों में एक ही महीने में बहुत सारे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, और उसके ठीक पहले उन पर जीएसटी की चोरी के मामले आए थे जी। ये एक बहुत बड़े नेक्सस, संभावित एलेज नेक्सस की तरफ इशारा करता है, जो इस देश की पॉलिटिकल हेल्थ, मॉरल हेल्थ, एथिकल हेल्थ और इकोनॉमिक हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसमें गहरा नुकसान छुपा हुआ है दीपक जी, जो आपके दर्शकों को समझना चाहिए।
यदि सारा डेटा बाहर आता है, जो इस हफ्ते अब आएगा ही आएगा, सुप्रीम कोर्ट का अब डंडा चलना लाजमी है, तो हमें यह पता चलेगा कि किस कंपनी ने कितने बॉन्ड खरीदे और उसके बाद उसको किस टैक्स के मामले में छूट मिल गई। अगर ये एस्टेब्लिश हो गया और ये पता चल गया कि जीएसटी के ये मामले खत्म हो गए, प्रॉपर्टी टैक्स के ये मामले खत्म हो गए, इनकम टैक्स के ये मामले खत्म हो गए, चोरी के ये मामले, तो वो राष्ट्र का रेवेन्यू खत्म हुआ। एक बात समझिए, अपोजिशन पार्टी जैसे कांग्रेस जो सत्ता में नहीं है, उसको जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहे हैं, वो किसी पे दबाव डाल के फिलहाल पैसा नहीं निकाल सकती। सत्ता में आने के बाद क्या करेगी तब हम उसकी आलोचना करेंगे, पर अभी उसके पास दबाव डालने का कोई यंत्र नहीं है ईडी सीबीआई, ये आज सत्ताधारी पार्टी के पास है। तो अगर कोई कंपनी को 500 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई तो उससे 500 करोड़ देश के खजाने में जाने थे। अब उसने 50 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और वो मामला रफा दफा हो गया, या 100 करोड़ की वसूली हुई या हुई ही नहीं, तो देश को तो सैकड़ों करोड़ों का नुकसान हो गया। वो तो अभी एनालिसिस शुरू भी नहीं हुआ है, वो होगा। इसी से डरे होंगे कि ये सारी बातें चुनाव के पहले ना आ जाए। संदीप जी, आपने बड़ी बात की। आपने कहा कि अगर कोई जीएसटी चोरी का किसी कंपनी या कई कंपनियों पे आरोप है और उस जीएसटी चोरी में बचने के लिए अगर सरकार को वो रिश्वत देती हैं, तो कहीं ना कहीं आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो टैक्स चोरी का पैसा है वो जा रहा है। जी, ऐसे आरोप और एलिगेशंस हैं जो अभी साबित होना बाकी है, लेकिन प्रथम दृष्टया प्राइमा फेशी समझ गया, साफ दिख रहा है। क्योंकि ये तो जांच का विषय, हम लोग तो सिर्फ ये बता सकते हैं कि ऐसा दिख रहा है। जी, हमको ऐसा दिख रहा है। फाइनल तो सीबीआई जब जांच करे या ईडी जांच करे तब पता लगेगा, एजेंसी जब जांच करती तब पता लगेगा। एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे अभिषेक, आपको क्या लगता है कि अगर एक हफ्ते के अंदर ये जो यूनिक बॉन्ड के नंबर आ गए, तो आपको लगता है कि चुनाव जब धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रहा है, चरम पर आ रहा है, शबाब पर आ रहा है, मोदी जी की बदनामी हो सकती है? अगर ये सारे रिश्वतखोर और घूसखोर, जैसा कि संदीप जी कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि घूस जो है वो बॉन्ड के जरिए दिया गया सरकार, क्योंकि ताकत सरकार के पास ही थी, ईडी सरकार के पास ही थी, सीबीआई सरकार के पास ही थी, इनकम टैक्स सरकार के पास ही था। तो आपको क्या लगता है कलई पूरी तरह खुल जाएगी? ये झोला खुल जाएगा जो मोदी जी बताते हैं झोला लेके आया था, और झोले में से चावल नहीं निकलेंगे सुदामा जी के, झोले में कुछ और निकलेगा? दीपक जी, ये मामला कहीं ना कहीं, चूंकि चुनाव का वक्त है, लोकसभा चुनाव सर पर है, आचार संहिता लग चुकी है, और 2 दिनों के बाद से नॉमिनेशन फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू होनी है, 20 तारीख से, 3 दिनों के बाद से। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आज के दौर का जैन हवाला कांड बनता जा रहा है, क्योंकि जिस ढंग के रिप्लाई दिए जा रहे हैं, कुछ पार्टियां डिस्क्लोज कर रही हैं, सारे सोर्सेज बता दे रही हैं, और कुछ पार्टियां कह रही हैं कोई आएगा, कोई आया था दे के चला गया। ये जैन हवाला कांड का पूरा एक संस्थानिक ढांचा के रूप में दिखाई दे रहा है। और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तब भी लोकसभा चुनाव थे और आज भी लोकसभा चुनाव है। उस दौर के प्रधानमंत्री को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी और आज भी चुकानी पड़ सकती है। इस देश की जनता को ध्यान रखिए, इस देश की जनता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। जिस नेता को जनता ने देवता की तरह पूजा, जिस नेता में देवत्व देखने की कोशिश की, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, वो भी किसी पार्टी के द्वारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जांच के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, स्टेट बैंक के द्वारा दिए गए डिटेल्स के माध्यम से, जिसमें इंक्वायरी की भी बहुत जरूरत नहीं है कि हाँ पैसा मिला, उस माध्यम से यदि सामने आ रहा है तो अब इससे बड़ा सबूत किसी को क्या चाहिए? संदीप जी, अभी भी मैं देख रहा हूं केजरीवाल की घेराबंदी चल रही है और लोगों की घेराबंदी चल रही है। ईडी अभी भी हरकत में, अब तो आचार संहिता लग चुकी है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, अब तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये जो ईडी है, ये क्या चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी हरकत में रहेगी? देखिए, पहले ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा उसी वक्त से ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकी कार्रवाइयां या तो धीमी पड़ जाएंगी या बंद हो जाएंगी। एटलीस्ट कोई नया नोटिस इश्यू होना नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल साफ है कि इनकी कार्रवाई चलती रहेगी, ये रुकने वाले नहीं है, जैसे कुछ गिरफ्तारियां और संभावित गिरफ्तारियां बता रही हैं होती रहेंगी। लास्ट लाइन फ्रॉम अभिषेक, आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में जो नई चीज है वो ये होगी कि चुनाव के दौरान भी क्या मोदी जी के जो थर्ड अंपायर हैं
ईडी और इनकम टैक्स ये अपना काम करते रहेंगे? एक्चुअली थर्ड अंपायर की भूमिका का बहुत गौण हो चुकी है। अब मैच रेफरी की भूमिका में सीधे सीधे एसबीआई के द्वारा दिया गया डेटा आ गया है, और ये डेटा जिससे एक बड़े घोटाले की बू आ रही है, जिससे इस देश के टैक्स रेवेन्यू की चोरी की बू आ रही है, अब साफ साफ इस देश में लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इससे अब इनकार नहीं किया जा सकता, कोई नैरेटिव इसको बदल नहीं सकता है। ये हालात तो अब देश में बनते जा रहे हैं। दो महत्वपूर्ण बातें आज हमारे एक्सपर्ट से निकल के आई हैं। एक जो संदीप जी ने कही, संदीप जी ने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी प्रेशर में है, और देखना ये होगा कि आने वाले 10-15 दिनों में क्या बीजेपी शरद पवार की तरह या स्टैलिन की तरह या अरविंद केजरीवाल की तरह क्या ये अपने डोनर्स के नाम बताएगी जिनसे चंदा लिया था। यहां मैं बात धंधे की नहीं कर रहा हूं, चंदे की कर रहा हूं। क्या चंदा लेने वालों के नाम जाहिर करेगी, ये संदीप साहब कह रहे हैं कि आने वाले एक हफ्ते में देखना होगा। और दूसरी बड़ी बात जो अभिषेक ने कही वो ये कि साहब चुनाव भी चलता रहेगा, कैंपेन भी चलता रहेगा, और साथ में ईडी और इनकम टैक्स ये मोदी जी के बीजेपी के यूनिट बनके ये भी साथ साथ चलती रहेंगी। ये एक नई चीज हम इस बार चुनाव में देखेंगे। द न्यू थिंग, ईडी इनकम टैक्स साथ साथ चलेंगी। आप कह सकते हैं कदम ताल करेंगे। दो खास मेहमान थे और दोनों ही आज जिस तरह से बेबाकी से बोले, मैं सल्यूट करूंगा और मैं तारीफ करूंगा इस बात की कि इस दौर में, मोदी जी के दौर में, जहां पर हर मीडिया संस्थान कंप्रोमाइज है, हर बड़ा आदमी, बड़ा संपादक कंप्रोमाइज है, आप लोग जिस हिम्मत के साथ सच बोलते हो, मैं सल्यूट करता हूं। और संदीप जी, आप तो गेरुआ जो है टी शर्ट पहन के भी सच बोल रहे हैं, बड़ी बात है। आज आप दोनों लोग आए और जिस तरह से आपने चीजों को समझाया है, मुझे लगता है कि ऐसी हिम्मत अगर आज की मेन स्ट्रीम मीडिया में होती, जो बड़े बड़े एंकर हैं, अगर इनमें इतनी हिम्मत आ जाए, संदीप जी से प्रेरणा ले लें, अभिषेक जी से ले लें, तो बहुत कुछ बदल सकता है देश में। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय फ्रेंड्स। दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।